आज पढ़ते हैं अतीत में दबे पाँव, अपनी वितान पुस्तक का अंतिम पाठ जो है वितान पाठ 3 की बात करते हैं। अतीत में दबे पाँव पाठ के लेखक जो हैं वो ओम थानवी है। इनका संबंध राजस्थान से है। अब अतीत में दबे पाँव ये पाठ जो हैं वो साहित्य की किस प्रकार की विधा में आएगी, तो ये पाठ जो हैं राजस्थान के ओम थानवी जी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की यात्रा पे जाते हैं, तो ये पाठ अपना यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। तो ये किस प्रकार की श्रेणी में आने वाला है, तो ये पाठ क्या है, यात्रा वृत्तांत है। हिंदी की विधा जो है ये पाठ किस प्रकार का है, तो यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। अतीत में दबे पाँव पाठ में किस प्रकार का वर्णन मिलेगा, तो आपको इसमें मिलेगा सिंधु सभ्यता का। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता या फिर अपन कह सकते हैं इसको सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले जिस स्थान की खोज की गई थी वो था हड़प्पा, इसीलिए इसको आप कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता भी कहा जा सकता है। तो 3 नाम हो गए हैं, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। और एक किसका वर्णन मिलेगा पाठ में, मोहनजोदड़ो का। किसका वर्णन मिलेगा, मोहनजोदड़ो का। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों वर्तमान में कहाँ हैं, पाकिस्तान में। कहाँ पर है, पाकिस्तान में। देश आज़ाद के बाद जो भूमि का बंटवारा है उसके तहत हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों कहाँ चले गए, पाकिस्तान में। अब हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादा अवशेष मिले नहीं है, क्योंकि रेल लाइन बिछाने के समय 1858 के बाद बिछाई गई रेल लाइन की अधिकतर ईंटें जो थी उसकी भेंट चढ़ गई। तो अपने को जो ज़्यादा साक्ष्य प्रमाण या फिर एक महान नगर का वर्णन इस पाठ में किया गया है वो किसका है, मोहनजोदड़ो का। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता में अपन चलते हैं मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता में, तो अपने को 2 टीले मिलेंगे। कितने टीले मिलेंगे, 2 टीले। ये दूसर ईंटों से बने हुए टीले हैं। कैसी ईंटों से बने हैं, दूसर ईंटों से। ये सिंधु नदी बहती है यहाँ पे, सिंधु नदी। ये टीले जो थे कृत्रिम थे या फिर मान लीजिए प्राकृतिक थे। तो ये टीले जो थे अपने आप बने हुए नहीं थे, अर्थात नेचुरल नहीं थे। इसका अर्थ ये टीले जो थे वो कैसे थे, मानव निर्मित या कृत्रिम टीले थे। कैसे टीले थे, कृत्रिम टीले। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नदी के पेटे के पास इन टीलों को बनाकर ऊपर उठाया था। कारण क्या था, उनके ध्यान में था सिंधु घाटी सभ्यता इतनी प्राचीन होकर भी वे बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे और कला के प्रति उन्हें बेहद जागरूकता थी। ये टीले ऊंचे बनाए गए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि कभी न कभी सिंधु में ज़्यादा पानी आ जाए तो अपनी बस्तियां डूब न जाएं। बस्तियों को डूबने से बचाने के लिए सिंधु का बहाव, सिंधु नदी जो है उसका बहाव कभी तेज न हो, बाढ़ आ जाए सिंधु में कल, तो इसमें क्या है कि यहाँ मकान बह न जाए, इसलिए ये ऊंचे टीले बनाए गए थे। अब एक टीला है अपना पूर्व का टीला और एक टीला किस तरफ का है, पश्चिम का टीला। अब मोहनजोदड़ो में क्या है, पूर्व का टीला जो था ये किनकी बस्ती है, तो आप कह सकते हैं ये अमीरों की या फिर मान लीजिए रईसों की बस्ती है। वर्तमान का उल्टा है। वर्तमान में बड़े बड़े महानगरों में पूर्व की जो बस्तियां होती हैं वो गरीबों की बस्तियां होती है। मोहनजोदड़ो में इसका विपरीत था, उल्टा था, क्योंकि यहाँ पर पूर्व का टीला जो था अमीरों का और रईसों का टीला या रईसों की बस्तियां हैं। ये जो है वो मजदूर वर्ग की बस्ती है। यहाँ जो कौन सा टीला, पश्चिम का टीला, इन पश्चिम के टीलों में जो बस्तियां थी, घर थे, प्राय कच्चे थे। कैसे थे जी, कच्चे।
और आज इतना समय बीत गया है, तो कितना समय बीत गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्रम जो है वो अपने को 5000 ईस्वी पूर्व बताया गया है। कितने बताया गया है? 5000 ईस्वी पूर्व। और कितने क्षेत्र में थी? तो 200 हेक्टेयर क्षेत्र में थी। और 5000 वर्ष पूर्व इस नगर की आबादी क्या थी? तो 50,000 थी। कितनी हजार थी? 50,000। यह है अपना मोहनजोदड़ो। आज से 5000 साल पहले इस क्षेत्र जो था 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था, इसकी आबादी 50,000 थी। इसका अर्थ है कि वर्तमान के महानगरों को भी ये लांघता था, या वर्तमान के महानगरों की परिभाषा थी, उनके समकक्ष इसको रखा जा सकता है। तो 2 टीलों पे बसा हुआ है। अपने को खुदाई में यहाँ अधिकतम साक्ष्य मिले, क्योंकि यहाँ घर प्राय पक्के या पक्के ईंटों के, नालियाँ, घरों का रहन सहन, सामूहिक स्नान घर या महाकुंडे, धार्मिक अनुष्ठान, मरण मूर्तियाँ, बहुत सारी सामग्रियाँ जो हैं, या फिर पक्के घर अपने को यहाँ मिलेंगे। इनकी प्राय बस्तियाँ कच्ची हुआ करती थी और 5000 साल तक इनके मकान टिके रहे। इतने इनके पक्के मकान नहीं थे। तो अपन चर्चा करते हैं यहाँ पर अमीरों की बस्तियाँ, पूर्व का टीला जो था, किस प्रकार ये लोग रहते, कैसे इनका नगर नियोजन था, तो वो देखते हैं। अब अपन देखते हैं मोहनजोदड़ो का जो नगर नियोजन है वो देखते हैं। यानी दूर से यहाँ के बने हुए कुएं जो हैं, ये हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। यानी दूर से ही शहर की कोई चीज कौन सी है जो हमारा ध्यान आकर्षित करती है, तो वो क्या हो जाएगा? कुएं। ध्यान आकर्षित या फिर खींचती है। आगे चलते हैं। अब शहर में क्या है? शहर की सभी सड़कें जो हैं वो कितने डिग्री कोण पे काटती है? 90 डिग्री कोण पे काटती है। पहली चीज, सभी सड़कें 90 डिग्री कोण पे काटती है। और किसी भी घर का दरवाजा, किसी भी घर का दरवाजा मुख्य सड़क पे नहीं खुलता। जैसे यहाँ नहीं खुलेगा, यहाँ नहीं खुलेगा, अर्थात इनके अंदर अपन यहाँ आते हैं और यहाँ क्या है? घरों के दरवाजे खुलते हैं। ये मेन रोड है और ये मेन रोड है। यहाँ किसी भी घर का दरवाजा नहीं खुलता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो में प्राय यातायात के लिए, आवागमन के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग होता था। तो एक तो आवागमन में असुविधा नहीं हो, इसीलिए मेन सड़क के ऊपर सीढ़ियाँ नहीं बना जाती, घरों के दरवाजे नहीं खुलते। एक की प्राय कॉलोनियों में बंटा हुआ था। इस प्रकार के सेक्टरों में बंटा हुआ शहर था। इसका अर्थ क्या है? कोई भी चोरी करने काम हो तो मेन सड़क से आसानी होती, तो वो भी नहीं होता। इसके चलते क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मेन सड़क पर किसी भी घर का दरवाजा नहीं खुलता है। गुजरात का लोथल इसका अपवाद है। बाकी सब जगह क्या है कि मेन सड़क पर न खुल के अंदर खुलेगा। हमारे विद्वानों ने यह पद्धति जो है, अर्थात मेन सड़क पर दरवाजा नहीं खुलना, सभी सड़कें 90 डिग्री कोण पर काटना, ये इस शहर की कौन सी पद्धति थी? तो ग्रिड प्लान था। ये कौन सा प्लान था? ग्रिड प्लान। वर्तमान के कौन कौन से शहर हैं जिन्होंने, हो सकता है कि ये सीख शायद मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता से ही ग्रहण की थी कि ग्रिड प्लान पे जाएं? तो एक है अपना ब्रिसिलिया, दूसरा है अपना चंडीगढ़, तीसरा है अपना इस्लामाबाद, और चौथा जो है वो जयपुर शहर है, जो परकोटे के भीतर बसा हुआ है। वह जयपुर शहर भी कुछ इसी प्रकार की श्रेणी में बसा हुआ है। कौन सा प्लान हो गया? ये ग्रिड प्लान। अब अपन चलते हैं। सभी घरों में स्नान घर, बाथरूम थे। गंदे पानी के लिए पक्की नालियां थी। अब आपसे पूछे, गंदे पानी की निकासी जो है उसके लिए क्या थी? पक्की नालियां। पक्की ईंटों से बनी नालियां, जगह जगह चैम्बर होते, ताकि जो अशुद्धि या पानी का अवरोध हो जा उन्हें भी वो चेक करके बाहर निकाल देते। और ये नालियां प्राय खुली नहीं होती थी, इनको ईंटों से पाट दिया जाता या ईंटों से ऊपर से ढक दिया जाता। इससे स्पष्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति, सफाई के प्रति बेहद ज़्यादा जागरूक माने जाते हैं। पक्की ईंटों की नालियों से एक नाली इस घर की, एक नाली इस घर की, एक नाली इस घर की, ऐसे नालियां बनती जाती और फिर ये नालियों का जाल शहर के बाहर निकाल दिया जाता था।
गंदे पानी निकासी शहर के बाहर कर देते। ये जो है इनकी सफाई के प्रति शहर की पक्की ईंटों की नालियाँ, शहर की सड़कें जो थी 90 डिग्री के कोण पे काटती हुई, किसी भी घर का दरवाज़ा मेन सड़क पे नहीं खुलना। आगे अपन चलते हैं, एक मिलता है अपने को महाकुंड, महाकुंड जिसको आप बोल सकते हैं सामूहिक स्नानघर। क्या बोल सकते हैं? सामूहिक स्नानघर। ये 40 मीटर था, ये 25 मीटर था और ये 7 मीटर था इस दिशा में और इस दिशा में, यानी उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ थी उतरने के लिए। और यहाँ 8 पंक्ति में 8 स्नानघर थे। कितने स्नानघर थे? 8 स्नानघर यहाँ पर। और अंदर जो एक प्रकार से पानी का होदा या टैंका था उसको चिराड़ी या गारे से और डामर से लीप कर पक्का कर दिया गया था ईंटों के द्वारा, जो बाहर का गंदा पानी भीतर ना आए। ये चीज बताती है कि वास्तव में कोई न कोई सामूहिक यज्ञ या अनुष्ठान होता होगा, तभी तो यहाँ पर सामूहिक स्नानघर की व्यवस्था की गई थी। अब यहाँ पर जो ये 8 प्रकार के स्नानघर थे, इसकी खासियत क्या है? सबसे प्रमुख खासियत इनकी यह है कि किसी भी स्नानघर का दरवाजा जो था, इसका दरवाजा यहाँ पे, इसका दरवाजा यहाँ पे, इसका दरवाजा यहाँ पे, इसका दरवाजा यहाँ पे, इसका अर्थ किसी भी स्नानघर का दरवाजा आमने सामने नहीं खुलता था। ये भी इनकी एक क्या मानी जाती है? टेक्निक मानी जाती है। इसके साथ ही आपको एक मिलती है नर्तकी, यानी नटराज की कांस्य प्रतिमा। कांस्य प्रतिमा जो है, इस कांस्य प्रतिमा के संदर्भ में ही कहा था मिलर ने कि संसार में इसके जोड़े की कोई दूसरी वस्तु नहीं है। तो किस वस्तु के संदर्भ में कहा है? जो नटराज की कांस्य मूर्ति मिली है और उस मूर्ति में आप देखते हैं कि जुडो बांधे स्त्री का चित्रण किया गया है, जो बताती है कि सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो में लोग किस प्रकार केश विन्यास करते थे। नटराज की कांस्य मूर्ति को, कांस्य प्रतिमा को देखकर लगता है कि उनके केश विन्यास, आधुनिकता में बोले तो हेयर स्टाइल जो है वो किस प्रकार करते थे, उस मूर्ति को देखकर ही हमें पता चलता है कि वास्तव में वे लोग केवल और केवल सफाई के प्रति भी नहीं, अपने शरीर के प्रति भी जागरूक थे। उनका जो प्रसाधन है वो भी वास्तव में केश विन्यास, हेयर स्टाइल। आप नटराज की कांस्य प्रतिमा को देखकर भी आइडिया लगा सकते हैं कि वे कला में भी बहुत ज्यादा सिद्धहस्त थे। सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो के लोग क्या व्यवसाय करते थे, कामकाज उनका क्या था? तो पहला उनका कामकाज जो था वो अपन लेते हैं खेती बाड़ी, यानी वो कृषि करते थे, खेती करते थे। खेती में प्राय ज्वार, रागी, गेहूं, कपास और चावल की खेती करते थे। केवल कपास के बीज नहीं मिले, बुने हुए कपड़े या फिर मान लीजिए काता हुआ कपड़ा मिलने से हमें यह आइडिया लगाते हैं कि वे लोग कपास की खेती भी करते थे। इसके साथ ही बेर इकट्ठे करते या बेर जमा करते, और जो फल हैं अपने खरबूजे, तरबूज आदि भी वे लोग क्या करते थे? इकट्ठा करते। साथ ही वे लोग क्या करते? खेती के साथ पशुपालन भी करते थे। क्या करते थे? पशुपालन। इसके साथ ही वे आयात निर्यात कुछ वस्तुएं करते और उनका व्यापार जो था विदेशों में हुआ करता था। मिस्र में प्राय उन्हें मेलुहा कहा जाता है। मेलुहा का अर्थ अपन मोहनजोदड़ो से लेते हैं। मेलुहा शब्द वहाँ के अपने लोगों के जो शिलालेख हैं या फिर वहाँ का साहित्य या वहाँ का इतिहास है, वहाँ पर आपको मेलुहा शब्द मिलता है। मेलुहा का अर्थ अपन लेते हैं मोहनजोदड़ो से। तो यह था उनका कृषि कार्य संबंधित जो थे। अब अपन लेते हैं मोहनजोदड़ो की या सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। तो किस प्रकार की सभ्यता थी? तो वो थी लो प्रोफाइल। किस प्रकार की सभ्यता मानी गई है? लो प्रोफाइल। लो प्रोफाइल का अर्थ क्या है? अर्थात इस सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में, मोहनजोदड़ो में सुंदरता थी, भव्यता थी, लेकिन
उच्चता या दिखावटीपन या फिर विशालता नहीं थी। सुंदरता जरूर थी लेकिन उच्चता, दिखावटीपन, विशालता ये चीजें इनमें नहीं थी। इस कारण उन्होंने जो चीज बनाई थी वो अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाई थी, जैसे छोटे मकान या फिर मान लीजिए मिट्टी की मूर्तियां, ये दिखावे की बजाय। और साथ में अपन चलते हैं लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई राज पोषित नहीं थी, अर्थात कोई राजा की समाधियां या राजा के होने के विशाल धार्मिक स्थल होने के प्रमाण नहीं है, अर्थात ये समाज पोषित थी, अनुशासित इकाई थी। अपनी आवश्यकता के अनुसार इन्होंने चीज़ों का निर्माण किया था, न कि दिखावे के भाव से, इसीलिए इन्हें लो प्रोफाइल सभ्यता भी कहा जाता है। अर्थात उच्चता नहीं थी, दिखावटेपन का भाव नहीं था, इन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से चीज़ों का निर्माण किया, इसीलिए लो प्रोफाइल सभ्यता भी थी। अब अपना लेखक कहता है कि जब हम जा रहे थे तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में जो मकान बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, इनमें आपको ऐसे नहीं कि इस घर के अंदर आप अंदर हैं तो यहाँ जाएं, इस दरवाजे से अंदर जाएं, यहाँ से सीधे यहाँ भी जाया जा सकता है। अर्थात अब खंडर में तब्दील हो गया, उतने बड़े बड़े मकान नहीं है। आप ऐसे मान लिए कि किसी मकान की छत पे खड़े हैं और वहां से आप क्या कर रहे हैं, इतिहास के पार झांक रहे हैं। किसके पार झांक रहे हैं? इतिहास के पार झांक रहे हैं। आप किसी भी दीवार के पीठ सटाकर ये अनुभव कर सकते हैं कि अभी भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अर्थात आज से इतने वर्ष पहले जो लोग यहाँ रहते थे, कुछ सभ्यता के अनछुए पहलू हैं, उनको आप सजीव रूप से भी देख सकते हैं। किसी किचन में खाना बन रहा हो, ऐसा आपको लगता है कि अभी भी महक आ रही है खाने की, या फिर किसी के घर में एंट्री करते हैं तो आपको ऐसा महसूस करते हैं, आपकी वास्तव में ऐसा लगता है कि बिना अधिकार के हम इनके घरों में प्रवेश कर रहे हैं, ये लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अब लेखक बताता है कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, जो मिली है, जो बताती है कि यहाँ की सभ्यता राज पोषित न होकर किस प्रकार से थी? समाज पोषित, समाज पोषित सभ्यता थी। तो यहाँ माधव स्वरूप का जो एक स्थान निर्धारित किया गया है खुदाई करने वाले व्यक्ति का, वहाँ पर अंग्रेजों का कारखाना है, अर्थात कपड़ों की रंगाई का काम भी होता था। मिट्टी की मूर्तियाँ, नाप के बाट या फिर सिलबटे या मरण मूर्तियाँ या मोहरें, सब कुछ चौकोर है। सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई बैलगाड़ी के पहिए और कुओं के अलावा सब कुछ क्या है? चौकोर है। अब आपसे ऐसे पूछ लिए जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता को जलीय संस्कृति कैसे कर सकते हैं? जलीय संस्कृति तो दुनिया में पहली सभ्यता है अपनी भारत की सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो की, जिन्होंने पाताल से पानी प्राप्त किया है, भूजल से पानी प्राप्त करने वाली पहली सभ्यता मानी जाती है। यहाँ के विशाल कुएं, नदी, पक्की नालियाँ, विशाल स्नानघर आदि सबको देखकर ऐसा लगता है कि ये वास्तव में कोई जलीय संस्कृति है। आगे चलते हैं, वास्तुकला की बात करते हैं। मृद भांड है, मोहरे हैं, बैलगाड़ी का चित्र या मूर्ति जो मिट्टी की बनी हुई है, नर्तकी या नटराज की कांस्य प्रतिमा है, विभिन्न प्रकार के इनके औजार जो दैनिक जीवन से क्या माने जाते हैं? संबंधित माने जाते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि यह सभ्यता राज पोषित न होकर, धर्म पोषित न होकर एक सामाजिक या सोशल यूनिट या इकाई के माध्यम से पोषित थी कैसे? तो यहाँ पर आपको कोई विशाल या बड़े औजार या हथियार नहीं मिले, किसी भी राजा की समाधि नहीं मिली है। अर्थात पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं कोई हथियार, औजार, धनुष, बाण, बड़े बड़े हथियार न मिलना इस बात का संकेत है कि वास्तव में ये एक सामाजिक इकाई से पोषित थी। किसी प्रकार का बल प्रयोग या फिर राजाओं का शासन या राजतंत्र नहीं रहा होगा। अन्यथा ये सभ्यता अन्य सभ्यताओं से अलग इसीलिए मानी गई है क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार के औजार या हथियार नहीं थे। ये अपने दैनिक जीवन से संबंधित ही लोग थे और आज से 5,000 वर्ष पूर्व इनकी जो सभ्यता थी वो इस प्रकार की थी।
अब चलते हैं पाठ में, किसके बारे में कहा गया है। भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप किस वस्तु को माना गया है, तो वो है बौद्ध स्तूप। किसको माना गया है? बौद्ध स्तूप को। बौद्ध स्तूप जीर्ण शीर्ण टीले और एक मोटे चबूतरे के ऊपर बना हुआ है, जिसका कालक्रम बौद्ध स्तूप में लगी हुई ईंटों के आधार पर विद्वानों ने 2600 ईस्वी पूर्व माना है। कितना माना है? 2600 ईस्वी पूर्व। मूल स्वरूप में क्या नजदीक बची वस्तु कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई करने के बाद कौन सी चीज है जो अपने मूल स्वरूप में बची है? बाकी तो उन लोगों के मकान जो हैं 5000 साल तक बचे रहने मुश्किल थे, खंडर हो गए, लेकिन मूल स्वरूप में जो बची वस्तु है वो है महाकुंड। कौन सा स्थान यह है? तो महाकुंड, या फिर मान लीजिए आप कह सकते हैं अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान जो है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे और ये चीजें। अब अपन देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई क्यों रोक दी गई है, ये देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई रोकने का कारण दो कारण है। एक तो सिंधु के रिसाव के चलते, सिंधु के रिसाव, रिसाव का अर्थ ये सिंधु नदी है, यहाँ खुदाई करते हैं, नदी से जर के या धीरे धीरे पानी आता है, रिसाव जो होता है, रिसाव की समस्या के चलते। और दूसरी बात जो है वो हो जाएगा क्षारीय समस्या और दलदल की समस्या के चलते खुदाई रोक दी गई है। अर्थात ये लोग दरिया में बुनते थे, क्योंकि बारीक सुई, तांबे का आईना, या अपने जो आटे पीसने वाली घट्टी होती है वो, या मिर्च बंटने वाली सिलबट्टा होता है वो, उसके साथ एक बड़ा सुआ मिला है। बारीक सुई के साथ एक बड़ा सुआ जो है वो मिला है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस सुई से ये लोग शायद दरी बनाते थे, लेकिन इसके दरी के प्रमाण या साक्ष्य नहीं मिले और शायद मिलेंगे भी नहीं, कारण सिंधु की खुदाई अब रोक दी गई है। अब अपन देख लेते हैं, प्रश्नों के द्वारा चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण जो प्रश्न है अपने आगे चर्चा करते हैं। पहले प्रश्न की, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, भव्यता का आडंबर नहीं था। अर्थात सिंधु सभ्यता में जो भी चीजें बनाई गई थी उन लोगों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाई थी। किसी भी प्रकार के दिखावे का भाव, बाहे, आडंबर, वो चीजें इसमें नहीं थी। चाहे इनकी मिट्टी की मूर्तियाँ, मरण मूर्तियाँ, या फिर मान लीजिए सिलबट्टे, या जो तांबे का आईना है, या फिर मान लीजिए इनके मृद भांड जो हैं, इनकी मोहरें जो हैं, पक्की नालियाँ, छोटे छोटे मकान, घर, हर एक चीज़ अपनी आवश्यकता के अनुसार थी, न कि दिखावे के हिसाब से। इसीलिए कहा जाता है कि साधन संपन्न थी, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। इनको जिस चीज़ की आवश्यकता होती उन्होंने वो चीज़ बना दी। तो साधन संपन्न तो थी, साधन की आवश्यकता कमी नहीं थी, कोई वस्तु की कमी नहीं थी, लेकिन भव्यता या दिखावा या बाह्य आडंबर जो था वो इसमें नहीं था। सिंधु सभ्यता की खूबी सौंदर्य बोध है, न कि राजपोषित या धर्म पोषित। सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले अवशेषों से ज्ञात होता है कि यहाँ की सभ्यता किसी भी प्रकार की कोई राजतंत्र सत्ता से, धर्म की सत्ता से पोषित न होकर एक सामाजिक इकाई थी, क्योंकि सारी चीजें व्यवस्थित होना, जैसे मान लीजिए सब कुछ चौकोर चौकोर होना, केवल कुओं को छोड़कर। सिंधु घाटी सभ्यता में जो कुएं मिले हैं, बैलगाड़ी के पहिए मिले, उसके अलावा चाहे आप बाट को ले लीजिए, नाप को ले लीजिए, मुहरे ले लीजिए, या फिर मान लीजिए महाकुंड को ले लीजिए, सड़कों को ले लीजिए, या चौकोर मिलेगी या फिर आपको आयताकार मिलेगी। हर एक वस्तु केवल और केवल कुओं को छोड़कर कोई चीज़ गोल नहीं थी, सब में एक रूपता थी। ईंटों का भी समान रूप से प्रयोग करना, या पक्की नालियों का निर्माण, स्वच्छता के प्रति जागरूकता, ये चीज़ बताती है। टूटे फूटे खंडर इतिहास के साथ धड़कती जिंदगियों के दस्तावेज हैं। लेखक कहता है कि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के या मोहनजोदड़ो के टूटे फूटे मकानों के पास जो खंडर है वहाँ घूमते हैं, तो ऐसा महसूस करते हैं कि वास्तव में आज भी लोग रह रहे होंगे। आज से 5000 साल पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहते थे, उनको आज अपन महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ कभी कोई जिंदगियाँ रहती थी, लोग रहते थे, अपने काम किया करते थे, उनका भी आवागमन होता, यातायात के साधन थे, खेती किया करते थे,
उनके घरों को देखकर आप ऐसा लग सकता है, आप देख सकते हैं कि इतिहास तो बीत चुका है, समय बीत चुका है, लेकिन यहाँ कभी न कभी जिंदगियां रखती थी। नीचा नगर किसे कहा है? जो मजदूर वर्ग का टीला है, पश्चिम का टीला है, उसे नीचा नगर कहा है। गढ़ या अर्थात पूर्व का टीला, रईसों का टीला, ये गढ़ की यानी परकोटे के भीतर था, जो परकोटे के बाहर है वही नीचा नगर है, निचला नगर उसे माना गया है। वीएस हिंसा क्या है? ये माधव वत्स स्वरूप का हिंसा है, अर्थात उनके नाम का एक हल्का या डीके क्षेत्र को बांटा गया है, जिसमें क्या है कि अंग्रेजों का कारखाना हुआ करता था। लो प्रोफाइल सभ्यता के बारे में बता दिया गया है। मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो लो प्रोफाइल सभ्यता थी, साधन संपन्न थी, लेकिन उसमें भव्यता, दिखावे की या उत्साह वो चीजें नहीं थी, आवश्यकता के अनुरूप चीजें बनी हुई थी, इसलिए इसने सामान्य या लो प्रोफाइल सभ्यता भी माना जाता है। कुलधरा की याद इसकी पाठ में चर्चा नहीं की है। अपना लेखक राजस्थान से संबंधित है, ओम थानवी, और मोहनजोदड़ो के खंडरों को देखता है तो उन्हें जैसलमेर के गांव कुलधरा की याद हो आती है, क्योंकि कुलधरा गांव जो है जैसलमेर की सीमा पे बसा हुआ ऐसा गांव है जो वहाँ के बंदिशों ने या वहाँ के लोगों ने राजा से कोई बातचीत का टकराव होने के चलते अपने स्वाभिमान की रक्षार्थ उस गांव को छोड़कर निकल गए। आज भी वो गांव पूरा खंडर पड़ा है, या फिर मान लीजिए वीरान पड़ा है। ऐसे लगता है कि सुबह के निकले लोग शाम को आएंगे, लेकिन आए कोई भी नहीं। वे जिस प्रकार से खंडर पड़े वैसा ही ये मोहनजोदड़ो खंडर पड़ा है। दोनों में समानता होने के कारण लेखक को राजस्थान का गांव कुलधरा की याद हो आती है। मोहनजोदड़ो के लोग कला में रुचि रखते थे। इनके द्वारा बने गए मृद भांड जो हैं या बहुत सारे चित्र हैं, दाढ़ी वाले बाबा की, नर्तकी की मूर्ति, बारीक सुई, सिलबटे, या फिर मान लीजिए बाट, मोहरे, या फिर मान लीजिए पक्की नालियाँ, सामूहिक स्नानघर, सामूहिक अन्नाघर, या फिर मान लीजिए जो चीज़ें आप इन खुदाई में मिली है अवशेष, उनसे लगता है कि वास्तव में ये काम के प्रति रुचि रखते थे। बुने हुए कपड़ों के अवशेष, ये सारी चीज़ें बताती है कि ये कला में सिद्धहस्त थे, अर्थात भवन बनाने या पक्की नालियाँ बनाने, स्नानघर बनाने, या फिर जल अवशोषण के पात्र बनाने में कला में बड़े रुचिकर थे, सिद्धहस्त थे। जल संस्कृति क्यों का है बता दिया गया है। सबसे पहले भूमि के जल का प्रयोग करने वाली सभ्यता अपनी यह सभ्यता है, संस्कृति मानी जाती है। पाताल तोड़ कुओं का पानी लेना, नदी, सामूहिक स्नानघर, महाकुंड, सिंचाई के संसाधन, पक्की नालियाँ, सब कुछ देखकर लगता है कि इसको आप जल संस्कृति कह सकते हैं। मोहनजोदड़ो खूबी है उसका सौंदर्य बोध जो है, एक प्रकार से साधन संपन्न सभ्यता थी, संस्कृति की खूबी है। और अर्थ क्या है मोहनजोदड़ो का? तो वह है मुर्दों का टिल्ला। मुर्दों का टिल्ला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या लेते हैं अपन? मुर्दों का टिल्ला।